वर्ड आता है कि इन माइक्रोवेव यू कांट फ्राई अ फिश, राइट, बट यू कैन बॉईल इट। होता है एक रूम के बराबर, एक रूम के अंदर रखा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत मेंटेन करना पड़ता है। एक ऐसे यूट्यूब टाइप की होती है। हेलो, तो आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मैं ये चाहती हूँ आप अपने आप को प्लीज एक लैब ओनर की तरह अपने आप को फील करो, या फिर साइंटिस्ट या केमिस्ट जो भी आप बनना चाहते हो, ठीक है, बट लैब, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको ये चाहती हूँ आप विजुअलाइज करो कि आप इससे चाहते क्या हो और क्या आप उसकी एप्लीकेशन को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जैसे ये जो मैंने बनाया हुआ है स्पेक्ट्रम, ये गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक का, ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके पास रेडिएशंस है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। ये कह लो कि इन सबकी एनर्जीज डिफरेंट है। ओके, अब होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मुझे इसका फंक्शनल ग्रुप निकालना है कि इस मॉलिक्यूल में क्या फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, मुझे नहीं पता। अब सपोज कुछ अननोन है या मुझे कुछ टेस्ट करना है कि इसमें ये एसिडिक है नहीं है। आप लिटमस, बहुत सारे टाइट्रेशंस और ये सब जो करते हो, ये टेस्ट तो बहुत बाद में आते हैं ना, कि मैं इसको लैब टेस्ट से आपको कंफर्म करूं कि इसका एक डेरिवेटिव बनाऊं, है ना, ये सब बहुत बाद की बात है। सबसे पहले एज अ केमिस्ट अगर कोई नया आपके पास सैंपल निकला, आप सीधा उसे रिएक्शन करने नहीं बैठ जाओगे कि इसकी रिएक्शन लगा के देखते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आप उससे उसकी प्रॉपर्टीज कैसे निकालोगे, राइट, कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना क्या वीक है ना। तो सबसे पहले कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कुछ मशीन्स होती हैं आपके पास, कि आपके पास जो अननोन सैंपल है ना, इन मशीन की खास बात क्या होती है, आपको बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है अपने मॉलिक्यूल का, ठीक है, ताकि बाकी का बचा हुआ रहे। आप क्या करते हो, उस मशीन में कुछ चीज़ें आप प्रिपेयर करते हो, उसमें आप डालते हो ताकि वो स्टेबल भी रहे। जैसे आप जब एनएमआर यूज़ करते हो, आपका ना जो मॉलिक्यूल वो खराब नहीं होता है, पूरे मशीन से गो थ्रू करेगा, आपको डेटा भी मिलेगा, आप उसको इंटरप्रिटेट भी करोगे, बट आपके पास जो एज इट इज आपका जो मॉलिक्यूल, आपका जो सैंपल है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, उससे आप मॉलिक्यूल खराब नहीं कर रहे हो। तो क्या होता है, अब इन अलग अलग तरीके इसमें होता क्या है कि हम एक अपना सैंपल लेते हैं, ठीक है, उस सैंपल की अपनी एनर्जी होती है, ओके, उस एनर्जी का जो गैप है ना, दैट शुड बी रेजोनेट टू आवर ओन सोर्स। जैसे मैंने कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दी है, जैसे गामा रेज दिया, एक्सरेज दिया, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना, जिस टाइम ये और ये अपना जो एनर्जी अपन ने दिया है, ये एनर्जी और ये जो एनर्जी गैप है, ये इक्वल कर जाएगा और इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाएंगी, ये लोग कपल करेंगे। कपल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस मैटर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को अपन को नोटिस करना होता है, ठीक है, उससे मुझे पता पड़ता है कि इसका एनर्जी गैप कितना है, या फिर इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या फिर इसमें डायपोल मोमेंट है या नहीं है, या फिर इसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इन सबको पता करने के लिए मैं स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज लेती हूँ। जैसे गामा रेज है, गामा रेज में कहाँ करती हूँ, मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग, अब आई मैं भी बताऊंगी स्पिन क्या होता है, ये न्यूक्लियस का अलग दो इसकी एनर्जी, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है उसी की ही दो स्टेट्स होती हैं, बट यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स कुछ होते हैं, जैसे आई 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों का जो आई है 1 एंड I2 ये इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि गामा रेज के सोर्स के लिए एक कोबाल्ट होता है मेरे पास, कोबाल्ट 57, ये एक एक्टिव होता है एलिमेंट। इसमें जब मैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाती हूँ ना, तो ये बनता है आयरन 5726, ये मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा था, राइट। अगर आपने नहीं वीडियो देखी आप प्लीज जाकर देख लो। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के अब ये बन गया मेरा हायर स्टेट में। अब ये हायर से जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ये एमिट करता है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज, ठीक है। ये गामा रेज मैं एज अ सोर्स यूज करती हूँ मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है, ओके। यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं अपन लिगेंड जो है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस कॉम्प्लेक्स का, लाइक लिगेंड्स उसके आसपास जैसे है उसका मैं पता कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर टाइप्स ऑफ लिगेंड कि एक जैसे है अलग अलग है ना, किस टाइप के, इससे ही पता करते हैं। एक्सरे से क्या होता है, जैसे सॉलिड स्टेट में मैंने पढ़ा था, सॉलिड स्टेट ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, वहां पे अपन ने पढ़ा था ब्राइस इक्वेशन, याद है, कि यहाँ पे इसका ये अपना HKl रखता है, ये दूसरा ये HKl है, और यहाँ पे ये वाला दूसरा है, ये सपोज बॉडी सेंटर सपोज करो, ठीक है। यहाँ से अपनी एक्सरेज आती है, इसके ऊपर टकरा के यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है ग्राफ, ठीक है, डिटेक्टर, इसमें हमने HKl की ऐसे कुछ पीक्स आती है, उस HKl से पता पड़ता है कि जो क्रिस्टलाइन है ना, तो ये किस टाइप का FCC है, HCC है, BCC है, क्या है ये,
ठीक है। एससीसी अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं ये हमको वो देता है। और पाउडर्ड एक्सआरडी के अंदर क्या मिलता है हमको पूरा बॉन्ड का, जैसे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे सपोज मुझे कैसे पता कि अपन बोलते हैं ना कि ये रेजोनेंस के अंदर ये डबल बॉन्ड 2 है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है 1 है ना, कैसे पता करना है अपन बॉन्ड लेंथ से पता करते हैं। बॉन्ड लेंथ कौन देता है, एक्सरे से देता है। ये सपोज कर अपना ये मॉलिक्यूल है CH2 मुझे कैसे पता कि ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसका जो स्ट्रक्चर अपन जो निकालते हैं sp2 करके है ना, कि ये ऐसे एग्जिस्ट करता है क्योंकि मुझे ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये पता कैसे दिखता है, एक ना ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का से स्क्रीन आता है, ये समथिंग ऐसे कुछ देता है। इन सब ये पता है सर्कल है हाइड्रोजन्स छोटे छोटे, ये है रेडियस, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ दे देगा, इसका बॉन्ड लेंथ दे देगा, वो बोलेगा कि ये वाले जो चारों जो बॉन्ड लेंथ है ना ये इक्वल है, ठीक है। ये मुझे एक्सआरडी बताता है। फिर ये जो है ना ये बॉन्ड लेंथ 2, ठीक है, ये छोटा है तो इसे मैं प्रेडिक्ट करती हूँ कि डबल बॉन्ड होगा क्या पता बीच के अंदर, और ये 120 डिग्री का एंगल मेंटेन कर रहे हैं। ये सब मुझे कौन देता है, ये सब मुझे देता है एक्सरे, ठीक है, कि किस टाइप का बॉन्ड स्ट्रक्चर है क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। ओके, एक्सरे के अंदर ये करता है। अब यूवी विजिबल सपोज मैंने किसी को सोर्स दिया है, इससे मुझे क्या पता पड़ेगा कि जैसे एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, ये दो एनर्जी है E1 E2, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को लेकर, ये जो डेल्टा एनर्जी है ना, डेल्टा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बैंड गैप, और यहाँ पे है EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपन दे रहे हैं, ठीक है। ये जब इक्वल हो जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे अपन बी लैम्बर्ट्स का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अपना एक सैंपल होता है ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ले लिया सोल्यूशन, यहाँ पे अपन ने दिया इसको सोर्स, फिर जब सोर्स के बाद एक ट्रांसमीटर होता है ना, फिर यहाँ से कुछ ऐसे स्क्रीन होती है। अब क्या होता है जो लैम्डा मतलब जिस भी, जैसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी, जिस भी वेवलेंथ का इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया होगा एनर्जी, वो वाली वेवलेंथ यहाँ से मिसिंग हो जाएगी, ठीक है। और बाकी सब तो ट्रांसमिट कर दी, भाई इसको एक से मतलब था जो इसका इक्वल कर रहा था, उसने वो एब्जॉर्ब अब वो एनर्जी रख ली, बाकी से उसे ट्रांसमिट कर दी। जो ट्रांसमिट कर दिया अपन ने पता पड़ा कि भाई एक मिसिंग है यहाँ से, तो अपन वो मिसिंग वाली वेवलेंथ निकाल लेते हैं और उससे पता पड़ता है कि इस वाले सॉल्यूशन ने कौन सी वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, और उससे पता पड़ जाएगा इनकी एनर्जी गैप कितना है, ठीक है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इन सबका एनर्जी होता है सबका, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc/λ which is equals to h/μ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ये अलग अलग होता है। जैसे अगर अपन बात करें यूवी विजिबल के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के अंदर, तो ये -13.6 Z²/n², ठीक है। वाइब्रेशन की बात करूं, यही एनर्जी गैप होता है V + ½ h/μ, ठीक है। ये एनर्जी गैप, ये और ये एनर्जी अलग अलग है, बट ये जब इक्वल हो जाएंगे ना तब ये ट्रांजिशन होगा, और अपन ये ट्रांजिशन ही करवाना चाह रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन के बाद चेंजेस आते हैं, चेंजेस को अपन को ऑब्जर्व करना होता है ग्राफ के अंदर। रोटेशनल के लिए एनर्जी क्या होती है J+1, ठीक है। ओके, यहाँ की एनर्जी अपन निकाल लेंगे अभी बताऊंगी इसकी, तो है ना। तो यहाँ पे ये समझ में है कि एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि पता है कुछ लोग जैसे बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, जैसे वाइब्रेशन क्या होता है, दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे वो अपना जो मॉलिक्यूल है वो खुद को स्टेबलाइज करे, उसके बहुत तरीके के वाइब्रेशन हो सकते हैं। जैसे वो स्ट्रेचिंग करता है, एसिमेट्री करता है, या फिर बेंडिंग कर रहा है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। ओके, तो वो जब लूज करेगा, जब वाइब्रेट करेगा तो अपनी एक वेव जनरेट करेगा, तो ये इसकी वेव है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ जब ये एक्साइटेड स्टेट जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है बड़ा सा, इसकी वेवलेंथ सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ओके। अब यहाँ से जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपन उसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होती है, जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है इधर से उधर पास होने के लिए, ठीक है। और एक और चीज, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है? जब कभी भी चार्ज पार्टिकल इसके आसपास होगा, ठीक है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करे तो एक मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जनरेट करती है जैसे वो प्रिज्म वो ऐसे किसी चीज के सर्कल ऐसे सर्कल में लगा रहा है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। जो लूप जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूप। जब भी लूप जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नेसेसरी है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। रोटेशनल के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल रोटेट होगा। जैसे माइक्रोवेव है, आप माइक्रोवेव के अंदर जब आप करते हो आप कभी नोटिस करोगे ना, जैसे वो एक कोट आता है कि इन माइक्रोवेव यू कांट फ्राई अ फिश, राइट, बट यू कैन बॉईल इट। वो इसलिए क्योंकि माइक्रोवेव के लिए सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि हमारे पास डायपोल मोमेंट होना चाहिए। जैसे वाटर है, उसके पास डायपोल मोमेंट है H2O, सबको पता है, ओके। जब अपन माइक्रोवेव के अंदर उसको रखते हैं, मतलब माइक्रोवेव रेडिएशन उसको दे रहे हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, गर्म होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब एक्साइट होगा देन वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। इस ट्रांजिशन के अंदर वो अपने आप के आसपास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको रोटेट करवाता है। उस रोटेशन के दौरान वो लोग गर्म होते हैं। अपन होता है माइक्रोवेव में अपन गर्म करते हैं, पकाते हैं, बॉईल करते हैं, क्या अपन पानी तो गर्म कर रहे हैं ना, है ना। अब यहीं पे अगर आप फ्राई करने के लिए क्या करोगे? ऑयल रखोगे। ऑयल क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो कोई डायपोल मोमेंट तक नहीं रहे, उसका बहुत 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 मिनिमम उसका डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना। एक सैचुरेटेड कंपाउंड का बहुत मिनिमम होता है। अब मतलब अपने हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली अगर आपने माइक्रोवेव उसको दिया, वो रोटेट नहीं करेगा तो गर्म भी नहीं होगा, तो कैसे कुक करेगा वो फूड को, ठीक है। तो डिफरेंस है। तो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से जोड़ो, उसको एनालाइज करो कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, ठीक है। तो ये तो था अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि आप इसमें बेसिकली क्या चाह रहे हो कि जो सोर्स की जो एनर्जी है दैट शुड कपल विद द पैटर्न, ठीक है। अब कपल के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब जैसे मैं सब रख कर देती हूँ फिलहाल, तो क्योंकि अपन बात कर रहे हैं वाले NMR की, तो अपन उस पर आगे फोकस करेंगे, अपन क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं NMR की, ओके। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सैंपल है, ठीक है, आपको निकालना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कि किस टाइप का ये दिखता है, या फिर इसके जो हाइड्रोजन है वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, किस टाइप के हाइड्रोजन है इसके पास, बेसिकली आप इसके बारे में पता करते हो, ठीक है। और ये इसलिए काम आता है ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स हैं और अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, सब जगह हाइड्रोजन तो है ही, है ना। तो यहाँ पे अपन टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं कि किस टाइप के हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। या फिर पता है ये मेरे का काम आता है, जब मैंने MSc प्रोजेक्ट किया था ना, तो मुझे उसमें एक रिएक्शन करवानी थी, मैं अपने कैटलिस्ट पे काम कर रही थी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बनाया था पैरिडियम का, तो वो कैटलिस्ट क्या एफिशिएंसी दे रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या था, सपोज करो ये अपना बेंजीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। सपोज मुझे जैसे ना ये मैंने कैटलिस्ट डाला है ना, और मुझे कराना है डीब्रोमिनेशन, NO2, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन हट गया, ये डीब्रोमिनेशन, तो मुझे क्या होगा, ये बस रिएक्टेंट होगा, कैटलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, मुझे इसका मॉलिक्यूल चेक करना होता है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए मैं इसका क्या निकालती हूँ 1H NMR, ठीक है। अब 1H मैंने निकाला, उसने मुझे एक डेटा दिया, मुझे उसको डेटा एनालिसिस करना होगा, और वो डेटा देता कैसा है, समथिंग इस टाइप से, तो दिख रहा है, इस टाइप का डेटा मुझे देता है। इस टाइप के डेटा से अब मुझे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मुझे आइडिया है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रेडिक्ट करूंगी क्या ये चीज मेरे इससे मैच कर रही है या नहीं, बेसिक मेरा ये काम था वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज के लिए मुझे ऑब्वियसली 1H NMR आना चाहिए, कैसे इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, ये पता है कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक रूम के बराबर, एक रूम के अंदर रखा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत मेंटेन करना पड़ता है। एक है ना ऐसे यूट्यूब टाइप की होती है, जब भी मेरा कोई प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को मैं मिक्स करती हूँ, बहुत महंगा होता है, ठीक है। उस लिक्विड के अंदर फिर यहाँ पे इसके अंदर भरा जाता है, एक अपन इंजेक्शन टाइप का होता है, उसके अंदर अपन इसमें इंजेक्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये जो ट्यूब होती है जो इतनी करीब इतनी भर जाती है और बहुत लंबी सी होती है, ये अपन इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, वो अपन को थोड़े टाइम लगा के फिर अपना डेटा देता है। इसी से ही मैं 13C भी निकालती हूँ, 13C जो अपन पढ़ते हैं ना, लेकिन अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप के कार्बन इसके अंदर है, तो वो बाद में आते हैं। तो जो अब ये डेटा देते हैं, उसके बाद वो एज इट इज मुझे यूट्यूब मिलती है, उसको मैं एम्प्टी करती हूँ, मेरा अपने आप इनर्ट होता है तो वो हट जाता है, ठीक है। तो मुझे मेरा जो सैंपल होता है वो एज इट इज प्रिजर्व है, प्रोडक्ट मेरा प्रिजर्व है और डेटा मेरे पास आ चुका है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप प्लीज अपना सैंपल क्लीन रखा करो,
क्लीन बहुत बहुत उसके स्टेप्स हैं, वो बाद में आते, चलो वो अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे कि क्लीन कैसे रखना है। खैर, अब वंश मतलब डेटा, अब ये डेटा एनालिसिस करने से पहले मुझे आपसे कुछ बेसिक बात करनी है कि इसके अंदर जो अपन रेडियो वेव्स अपन जो दे रहे हैं, जो वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑटोमेटिक जो सोर्स अपना आ रहा है रेडियो वेव्स का, वो क्या करता है, अब क्योंकि एक, अब देखो ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक बात है। अब होता क्या है, क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस क्या करता है, स्पिन करता है, आइदर इन दिस वन डायरेक्शन आइदर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये स्पिन करता है, स्पिन की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अपन ने पढ़ा ना फिजिक्स के अंदर राइट हैंड थंब रूल, कि अगर ये स्पिन इस डायरेक्शन में कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की तरफ जाएगा। ऐसे अगर ये इस तरफ, आई मीन राइट हैंड थंब रूल ना, ये इस तरफ कर रहा है ऊपर, और अगर ये इस तरफ रोटेट करता है तो नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जनरेट होती है। तो अगर ये इस तरफ कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, ये ऊपर की तरफ है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो हो रही है नीचे की तरफ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ये रोटेट कर रहा है। ये दिशा मैग्नेटिक फील्ड तो है इसके पास। अब अगर सपोज करो मैंने इसी को रख दिया है अंडर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये ऐसे जाती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो इसके लिए ये छोटा मैग्नेट जो बना है, इसके लिए यहाँ होगा नॉर्थ, यहाँ होगा साउथ, ठीक बात है। अब मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया, वो तो एक ही तरीके का रखूंगी ना मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेट, ठीक है। अब नॉर्थ, अगर सपोज यहाँ पे ये जो है मेरी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक फील्ड है, इंस्ट्रूमेंट की मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक है, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अभी क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ये रिपेल करेंगे आपस में, है ना, और साउथ और ये अट्रैक्ट करेंगे। खैर वो सब छोड़ो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पहले एक ही स्टेट पे थी, मतलब ये जो थी ना, ये एक ही स्टेट पे, ये अपना इधर की तरफ रोटेट कर रहा था, ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा था, ठीक है। आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड ये दो में डिवाइड जाते हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से। ये साउथ और नॉर्थ पे सबका आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, तो एक अपने नीचे आ जाएगा, एक अपने ऊपर आ जाएगा। ये है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियर स्पिन्स, ये इस साइड है तो ये इस साइड, ठीक है, ओके। इनमें से किसी का भी एक, क्योंकि ये इस साइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड मैं ऊपर की तरफ ले सकती हूँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस डाउनवर्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड सिंबल होता है, इसलिए मैं ये एरो लगा रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स लगा रही हूँ, ठीक है, देखो दो में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियर का स्पिन, ठीक है। अब होता क्या है, ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अभी भी जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रही हूँ, वो क्या दे रही हूँ, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे अब तक सिर्फ जो मेरा न्यूक्लियस है उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए, कपल तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपने एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, टिल्ट हो जाता है हल्का सा, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। और वो टिल्ट होता अब एक्सिस पे तो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों तरफ भी रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। इससे ये अब इस लूप से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया मेरे न्यूक्लियस ने, ठीक है। अब तीसरी चीज, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग नहीं, ये सब कोई कांस्टेंट चल रहा है, अभी भी कपल करने के लिए इसको ऑसिलेटिंग होना जरूरी है, नहीं तो ये रेजोनेंस करेगा ही नहीं। कपल करने के लिए क्या करता है, ये जो लूप है ये ऐसे ना करके, जैसे लट्टू नहीं होता, जैसे सपोज ये सर्कल है और ये स्ट्रॉन्ग ये है, हल्का सा ये पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, जैसे लट्टू जब ना स्टॉप होने वाला होता है, तो ये ऐसे तो कर रहा है लूप, एक्सिस पे भी कर रहा है, बट इसके साथ साथ गिर उठ भी रहा है, ठीक है। इससे बोलते हैं ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग का मेरा मतलब हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, वो कैसे होती है, देखो, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, एक बार मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ठीक है, ऐसी होती है, और ये होती है ऐसे, ओके, ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो ऐसे ही, और अब ये जो लट्टू जैसा घूम रहा है, तो ये भी ऑसिलेटिंग हो गया। तो इससे मैं क्या करूंगी, अब ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहां से यहां ये जो एनर्जी है
ठीक है, कि न्यूक्लियस का यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, मतलब कि मैं अब चेंज कर सकती हूँ कि मेरा स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मैंने अगर इसको रेडियो वेव्स दिया तो मैं चेंज कर सकती हूँ इसका स्पिन। सिर्फ स्पिन चेंज करने के लिए मुझे एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, इसलिए जो रेडियो वेव्स है जो सबसे कम एनर्जी का है स्पेक्ट्रम के अंदर, वो इसके लिए अपन यूज लेते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी गैप है विच इज नॉट इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, क्योंकि ये एनर्जी गैप है अपने मैटर का। ठीक है, तो यहाँ का जो एनर्जी गैप होता है इट इज इक्वल्स टू गामा, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, देखो ये जो एनर्जी गैप होता है वो होता है h कट गामा बी नॉट। बी नॉट क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अप्लाई की है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन और उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना ही इन दोनों में एनर्जी गैप बढ़ेगा। तो एनर्जी गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि गामा, इसका क्या मतलब था? इंटरनली ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने आप में स्प्लिट होने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो मैग्नेटिक रेशियो एक तरह से ससेप्टिबिलिटी टाइप का है कि ये अपने न्यूक्लियस का इंटरनल बिहेवियर होता है। ठीक है, और एच कट, क्योंकि ये यहाँ मैं रिलेट कर रही हूँ कि एक्सटर्नल जो एनर्जी जो मैं सोर्स जो दूंगी, ठीक है, उससे मैं रिलेट करूँ, तो यहाँ पे एच कट एज अ कांस्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे कौन से वाले फ्रीक्वेंसी की इसको एनर्जी देनी है? तो यही से ही, क्योंकि अब एनर्जी म्यू एब्सॉर्ब इज इक्वल्स टू गामा बी नॉट, एच कट के लिखते हैं एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ना ये वाली, इट शुड बी इक्वल्स टू आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एच म्यू। ठीक है, तो एच म्यू और इसको जो मैंने रिलेट किया तो म्यू एब्जॉर्ब, तो एच से एच मेरा कट गया, म्यू एब्जॉर्ब कितनी आई? गामा बी नॉट बाय 2 पाई। एक चीज आप ये याद रखना, ठीक है, कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे कौन से वाले फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इसको देनी है। तो बी नॉट मेरे हाथ में, गामा एक कांस्टेंट होता है, जैसे 1h के लिए गामा अपना 40 समथिंग होता है और 13c के लिए बहुत कम होता है। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो अब मुझे पता पड़ जाएगा कि मुझे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए कितना फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब सेकंड चीज जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि जो लट्टू जैसा जो ये जो घूम रहा है अपने ओन एक्सिस के ऊपर, तो इसकी जो स्पीड होती है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बता देते हैं। अब ये जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है? गामा बी नॉट। यहाँ पे एच कट क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं इसको कंपेयर नहीं कर रही हूँ सोर्स, वो अपने एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, अब इस हिसाब से जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हुई? गामा बी नॉट तो यहाँ पे भी था, म्यू एब्सॉर्ब 2 पाई। ओके, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे म्यू इसकी जगह गामा बी नॉट की जगह रखो, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू दिस। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट बाद के अंदर इसका आ जाए 1 लाइन आंसर। ठीक है, इधर से समझ में आ गया। अपन ने इसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी किसकी है? न्यूक्लियस की। ठीक है, और ये एब्सॉर्ब म्यू फ्रीक्वेंसी किसकी है कि अपन क्या सोर्स का उनको रेडिएशन लेना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने रेडिएशन ले लिया, इसने अपना ट्रांजिशन भी कर लिया, अब उस ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करके अपन को डेटा एनालिसिस करना है। ठीक है, इतनी बात आ गई। ये सब था अपना बेसिक। अपन ने अब तक क्या कवर कर लिया है? बेसिक कवर कर लिया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें करना क्या है? कपल करना है। कपल आप तो कर लेंगे, ऑसिलेटिंग सारा बिहेवियर है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सारे ऑसिलेटिंग हो गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वैसे ही था, अब कपल हो जाएगा, अब ट्रांजिशन भी हो जाएगा। अब सेकंड अपन क्या करेंगे? बेसिक अपना हो चुका है इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन रूल। सेकंड अपना आएगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जो न्यूक्लियस है ना, इसका जो आई है, आई जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 0 नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अब क्योंकि ये अपन को इंस्ट्रूमेंट देता है, अब यहाँ पे अपन को
थियोरेटिकली तो पता होना चाहिए ना कि ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा या नहीं। तो इसमें क्या होता है, अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर इवन है दोनों ही, तो I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे कि मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, 612, ये दोनों ही इनएक्टिव है, ओके, इनएक्टिव, ठीक बात है। और ऐसे इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर अपना एटॉमिक नंबर ऑड है बट मास नंबर इवन है, मास नंबर इवन, जैसे ड्यूटेरियम 2H1, ड्यूटेरियम इसको अपन कैसे लिखते हैं, D, ठीक है। तो इसका जो I होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वैसे इसका I इक्वल्स टू 1 होता है, बट वैसे बता रही हूँ इस टाइप का अगर कुछ कंडीशन आ जाए तो I इक्वल्स टू n, ठीक है। अब ऐसे ही दोनों ही अगर ऑड है, एटॉमिक नंबर भी ऑड है और मास नंबर भी ऑड है, जैसे 1H1, तो इसका I होगा, वैसे इसका हाफ होता है, और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका होगा n/2, ठीक है। तो ये अपने कुछ ऐसे होते हैं कि सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि I मेरा जो है वो 0 ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। और बाकी जितने होंगे वो सारे एक्टिव होंगे, है ना। अब थर्ड इसके अंदर आता है ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक का बेसिक, ओके। सो नेक्स्ट है अपना क्या, ग्राफ इंटरप्रिटेशन। ग्राफ कह लो या फिर डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या करना है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1H1 ना, एक प्रोटॉन का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, टाइप्स के अंदर मेरा मतलब है कितने कितने टाइप के मेरे हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है CH3, क्या ये इथेन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन, क्या ये अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर है, नहीं, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। तो इसमें एक सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं प्रोपेन, ठीक है, जब भी आप साइक्लिक के अंदर बात करोगे तो आप हमेशा ऐसे बनाया करो, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है। कार्बन, हर मेरा जो हाइड्रोजन है इसके पास भी यहाँ पे H सबका एनवायरनमेंट सेम सा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 सिग्नल। बट अगर यही मैं बात करूं, मैंने यहाँ लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, आ सकता है, तो ऑब्वियसली इसका मेरा डिफरेंट होगा, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन के यहाँ पे है, तो एक सिग्नल तो मेरा इसका आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इस क्लोरीन से ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ पे एक POS भी जा रही है, POS, ठीक है। तो ये जो ऊपर के जो दो हैं, इसको मैं कर देती हूँ समथिंग कुछ और, ये जो हाइड्रोजन है इसका मेरा एक सिग्नल आएगा, ठीक है। अब ये जो दो सर्कल है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर वाला हाइड्रोजन से एनवायरनमेंट में है, इसलिए इन दोनों का मिलकर एक सिग्नल आएगा, 2 हो गए अब तक। और ये जो नीचे वाले जो है ना, ये और ये वाला, ठीक है, इसका इस क्लोरीन की वजह से एक सिग्नल आएगा, मतलब टोटल 3 सिग्नल होगा इसके अंदर, एक क्लोरीन लगने के बाद, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, यहां पे लगा दिया क्लोरीन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे वही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की वजह से यहाँ पे जो H और H होंगे ना, इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पे